नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। हाल ही में हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। इसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं आज अपना नया टॉपिक, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हर बार की तरह, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं जो हम देखेंगे। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताया गया था फ्यूज के बारे में। ओके, जो परिपथ में लगा हुआ होता है। कैसे लगाते हैं फ्यूज को परिपथ में? एकदम श्रेणी क्रम में। ये चीज अपने आप में याद रखनी है कि परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं फ्यूज को, जिसका कि गलनांक कैसा होना चाहिए? कम, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए इसका। और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है ना। और हम इसे लगाते हैं कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये चीज आपको याद रखनी है। अब विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर, आपसे यहाँ पे सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ऊष्मीय सिद्धांत पर, चुंबकीय पर, रासायनिक पर, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऊष्मीय सिद्धांत पर। ओके। जैसे ही ज्यादा करंट आती है, एक मिनिमम करंट से ऊपर की जब भी कोई करंट आती है, तो ये अपने आप गलन हो जाता है। किस किस फॉर्मूले की वजह से? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी की वजह से ये होती है। जब इससे ज्यादा ऊष्मा फ्यूज वायर को मिलती है, तो फ्यूज वायर अपने आप ही गल जाता है, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, वो जलने से या खराब होने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है। किलोवाट आवर, 1 किलो में कितने होते हैं? 1000। और हावर में कितने होते हैं? 3600 सेकेंड। तो कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पर फॉर्मूला? 36 × 10⁵ या 3.6 × 10⁶ जूल। कहाँ पर है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? यहाँ मैं पहले कलर चेंज कर लूं पेन का, ग्रीन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? यहाँ पर विद्युत घंटी के बारे में आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं आपको एक विद्युत घंटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ सबसे पहले। मान लीजिए ये आपकी विद्युत घंटी है, ठीक है ना। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या हम बोलते हैं कि एक सर्किट होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसी सर्किट के पास एक चीज और लगी होती है, जो कि आयरन स्ट्रिप होती है। कौन सी स्ट्रिप होती है? एक स्ट्रिप होती है जो कि आयरन की बनी हुई होती है। जब सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ये अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर देती है यहाँ पर। और चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होने की वजह से ये जो आयरन स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप, ये इस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होती है, और आकर्षित होने के कारण ही ये घंटी बजने लगती है। समझ गए आप? तो किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? चुंबकीय प्रभाव की वजह से। तो ऑप्शन सी सही है। ओके। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन। लघु पतन का मतलब यहाँ पर आपसे बोला गया है शॉर्ट सर्किट। क्या बोला गया है? शॉर्ट सर्किट की बात की जा रही है। जैसे ये है, ठीक है, बीच में कुछ स्थान खाली है, लेकिन यहाँ पर एक और कुछ वायर जुड़ जाता है, इसे शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। तो शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान कैसा होगा? देखिए, एक होता है ओपन सर्किट, ये है ओपन सर्किट, ये पॉइंट ए बी सी डी, ये होता है ओपन सर्किट। यहाँ पर कोई भी धारा नहीं होगी, मतलब करंट नहीं होगी। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है ये बी और सी के बीच में आपस में ये तार जुड़ जाते हैं। इस पॉइंट पर मान लो कि ये एक्स पॉइंट पर तार जुड़ गए, बी और सी एक ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है? धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इससे क्या होगा? बहुत अधिक मान बढ़ जाता है। किस चीज का? धारा का, क्योंकि धारा प्रवाहित हो गई है। तो ऑप्शन सी, बहुत अधिक मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का सिद्धांत। डायनेमो मतलब आपसे जनरेटर की बात की जा रही है। किस चीज की? जनरेटर की बात की जा रही है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जनरेटर में क्या होता है? एक नॉर्मल मशीन है, जिसमें कि हम जब यांत्रिक ऊर्जा मिलती है उसे, जनरेटर को, तो कैसी ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाती है? जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर। ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है जनरेटर। ओके। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जनरेटर से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जनरेटर से देखिए, एसी और डीसी दोनों ही प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। एसी ऐसी और डीसी इस तरह से, सेम है ना। दोनों प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है,
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आई होप कि ये सब आप लोग जानते हैं। विद्युत बल्ब कई बार डिस्कस किया जा चुका है। विद्युत बल्ब में एक तो आप नाइट्रोजन को भर सकते हो, दूसरा कौन सी इनर्ट गैस या फिर अक्रिय गैसेस को आप भर सकते हैं। अक्रिय गैस कौन सी होती है? नियोन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये होती है अक्रिय गैस, ठीक है ना? इन्हें आप भर सकते हो, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो आर्गन को भरा जाता है। इसका रीजन ये है कि आर्गन वायुमंडल में इन बाकी चार अक्रिय गैसों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाई जाती है, इस वजह से आर्गन का उपयोग करते हैं। निर्वात नहीं कर सकते, वायु नहीं भरी जाती क्योंकि ऑक्सीकरण होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा सी, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ना कि हाइड्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, भारत में देखिए अपने घरों में जो आती है वो एसी करंट होता है। बैटरीज में जो होती है, बैटरी और सेल से जो हमें मिलता है वो मिलती है डीसी करंट, ठीक है ना? तो क्या होता है, अब आपसे पूछा गया है भारत में जो आपके घरों में लाइट आती है, जो विद्युत धारा आती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, 60, 70 या 80? सही आंसर है 50 हर्ट्ज, ये याद रखना है। इंडिया में होती है 50 हर्ट्ज, और वहीं अगर आप अमेरिकन कंट्रीज की बात करो लाइक यूएसए, तो वहां पर होती है 60 हर्ट्ज। ओके, अगला, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर है? विभवांतर पूछा गया है आपसे, जैसे कि आपसे अभी पूछा गया था फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब आपसे पूछा गया है वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है। ओके, आपके ऑप्शन है 100, 20, 200, 220 और 240 वोल्ट। तो सही आंसर है 220 वोल्ट, इतना आपको पता होगा, इसलिए इसे जल्दी से निकालते हैं। 10वां क्वेश्चन, विद्युत तार किस रंग का बना हुआ होता है? विद्युत तार हरा, लाल, काला या नीला? देखिए आपने देखा होगा कि जो वायर होते हैं ना, वो मेनली तीन कलर के होते हैं। एक तो होता है ग्रीन, एक दूसरा कलर होता है रेड और तीसरा होता है ब्लैक। तो आपको इन तीनों को याद रखना है कि कौन सा कलर क्या दर्शाता है। अगर आप ग्रीन कलर की बात करो तो ये अर्थ को दर्शाता है, जो हम देते हैं ना अर्थ फेज, जमीन में एक तार जाता है, अर्थ वायर, उसे दर्शाता है ये ग्रीन कलर। वहीं अगर रेड की बात करें तो रेड कलर जो वायर का होता है वो दर्शाता है करंट को, और जो ब्लैक कलर होता है वो दर्शाता है न्यूट्रल, ठीक है ना, मतलब उदासीन तार। और ये करंट, धारा, और ये अर्थ। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया विद्युतमय तार मतलब कि जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है, कौन सी? जिसमें कि करंट प्रवाहित हो रही है, तो कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग? रेड होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कौन सा होता है? उदासीन तार पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, लाल, हरा, काला या पीला क्या था? आपको इसका सही आंसर देना है काला। ओके, और हरा किस चीज का होता था? हरा होता था अर्थ का। लाल किसका होता था? लाल होता है करंट। और काले तार की अगर आप बात करो तो ये होता है उदासीन, मतलब न्यूट्रल। ओके, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। एसआई मात्रक की यहाँ पर बात की जा रही है। आपके ऑप्शन है वेबर, टेस्ला, फेराडे या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको एक चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले को याद रखना है, और वो क्या होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये है कोई वायर, ठीक है, इसके आसपास ये चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, वायर में धारा जा रही है आई, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है ये है वायर, तो इसकी जो त्रिज्या है वो है आर, म्यू होता है कांस्टेंट। ओके, तो यहां से फॉर्मूला आता है, ये है त्रिज्या, ये है करंट। ओके, अब करंट या तो आप लिख सकते हो एम्पियर पर मीटर, या फिर दूसरा एक और चीज आप क्या लिख सकते हो इसकी यूनिट? ऑप्शन बी, टेस्ला, क्योंकि एसआई पूछी गई है आपको टेस्ला। वहीं अगर आपको सीजीएस यूनिट की बात की जाती है, जैसे एसआई यूनिट है टेस्ला, लेकिन यदि आपसे सीजीएस यूनिट की बात की जाती है तो वो आ जाती है वेबर, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आपको ये पता होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज, आपके ऑप्शन है फेराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने, आपको बताना है। इसका सही आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने। ओके, फेराडे के नियम थे जिन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। इन्होंने कहा था अगर चुंबक से विद्युत बनाई जा सकती है तो विद्युत के आसपास भी तो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट किया जा सकता है। ये चीज फैराडे ने की थी। और चुंबक से विद्युत बनाने का काम किसने किया था? मैक्सवेल ने। और विद्युत से चुंबक, फैराडे ने नियम दिया था। ओके,
अगला क्वेश्चन, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी तार में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है? H इज इक्वल इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका एक और फॉर्मूला होता है बी आई टी, और एक और फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको धारा के रिस्पेक्ट में देखना है, आपको धारा के बारे में पूछा गया है, तो इसमें धारा है और इसमें धारा है, इनको हटा देना है। तो ऊष्मा धारा के समानुपाती होती है? नहीं। दूसरा, धारा के वर्ग के समानुपाती होती प्रति सेकंड, है ना? दी गई वोल्टता, यहाँ पे v कांस्टेंट है, v अगर आप यहाँ पर कांस्टेंट करो, ठीक है? दूसरा, t ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, आई स्क्वायर यहाँ पर v है नहीं, तो v नहीं लोगे, ये वाला फॉर्मूला लोगे आप, कौन सा? h इज इक्वल टू वी आई टी। क्वेश्चन में आपको बोला गया v कांस्टेंट है, t निश्चित समय के लिए है, तो h समानुपाती किसके हो जाएगा? I के। मतलब कि जो ऊष्मा है वो धारा के समानुपाती होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो, अगर वो बोलते कि प्रतिरोध कांस्टेंट है तो धारा के वर्ग के समान, उन्होंने बोला है दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े, वोल्टता यहाँ पर कांस्टेंट की गई है, इसलिए आपने ये वाला फॉर्मूला लिया बीच वाला, ना कि इसको और इसको, इस वाले फॉर्मूले को आपने चूज किया। ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? आपको बताना। चुंबकीय पदार्थ को क्या कहलाते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकेल। जिसमें भी इन तीनों के गुण होंगे या जिस किसी भी चीज में ये तीनों होंगे वो चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं मोस्टली। ठीक है ना? तो इधर पे देखिए, लोहे आयरन का दिया हुआ है, निकेल का दिया हुआ है, और पीतल नहीं, कोबाल्ट का दिया हुआ है। ठीक है ना? तो कौन सा नहीं होगा चुंबकीय पदार्थ? पीतल नहीं होगा। ओके, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव। पृथ्वी का विभव माना जाता है शून्य, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक नहीं, अनंत नहीं, पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ओके। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक। देखिए, चुंबकीय बल क्षेत्र आपसे पूछा गया है, चुंबकीय बल क्षेत्र मतलब एफ आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला होता है क्यू वी वी। ठीक है ना? क्यू चार्ज होता है, वी वेग होता है, और बी होता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होता है? चुंबकीय बल। लिख लेना आप, है ना? ये क्या है? ये है चुंबकीय बल, ये है आवेश, ये है वेग, और ये है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र। तो आपसे पूछा गया है बल कि क्या होता है। देखिए, आपसे पूछा गया चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, ये पूछा गया है आपसे बी। ठीक है ना? तो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्यू इंटू भी। ठीक है ना? अगर हम फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट करें, क्यू, क्यू को हम लिखते हैं आई टी। यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई धारा इज इक्वल टू होता था आवेश बटे समय, मतलब कि आई इज इक्वल, मतलब क्यू इज इक्वल टू आई टी, है ना? तो क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हमने क्यू की जगह पर रखा एम्पियर इंटू सेकेंड, और वेग की होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी यूनिट? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है ना? आ गई? आंसर क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी। ठीक है ना? ओके। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, आपके ऑप्शन आपसे पूछा गया अगर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र में ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है, आपको ये बताना है। ठीक है ना? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, विद्युत धारा आप दे रहे हो चुंबकीय क्षेत्र में, तो अभी हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू, एक तो होता है बी आई एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू, और दूसरा हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी कॉस थीटा। ठीक है ना? ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। अब अगर आप विद्युत धारा पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो तो क्या होगा? एक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना? अगर आप चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो, चुंबकीय क्षेत्र का धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन आपको ये बताना है कि बल कैसा? चालक पर बल उत्पन्न हो रहा है या आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है? तो चालक पर बल उत्पन्न होता है, चालक पर होता है। मतलब अगर ये वायर है, ठीक है ना, इसमें धारा ऐसी जा रही है, तार की लंबाई को हमने एल माना है,
धारा आई मानी है जो फ्लो हो रही है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने बी माना है। तो तार पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू बिल बी आई एल साइन थीटा, ठीक है ना, ये याद रखना है। थीटा यहाँ पर एंगल होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। मैक्सिमम के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 होना चाहिए, और मिनिमम के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। ये किसके लिए होगा? मैक्सिमम के लिए। और ये किसके लिए होगा? मिनिमम के लिए, ठीक है ना, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा, एक कोई चुंबक है और एक धारावाही चालक है, इस पर बल लग रहा है, किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से, मतलब बाएं हाथ के नियम द्वारा, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हाथ नियम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो यह है कि आपको इन तीनों का पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे, लेकिन इन सब का पता तो आपको चल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, सही आंसर है ऑप्शन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है, जैसे मान लीजिए ये आपका अंगूठा है, ठीक है ना, ये अंगूठा है, ये आपकी तर्जनी है, ओके, और और ये है आपकी मध्यमा उंगली, बाकी दोनों हैं, ठीक है ना। ये आपका अंगूठा है, अंगूठा मतलब थंब है, और ये है आपकी तर्जनी, मतलब फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, और ये है आपकी माध्यमा, मतलब मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, ठीक है ना। आपको याद रखना है, अब देखो कैसे याद रखना है। एफ, ये अंगूठे को आप मानोगे फादर, क्या मानोगे? फादर। और फर्स्ट फिंगर को आप क्या मानोगे? मदर, ठीक है। और मिडिल फिंगर को आप क्या मानोगे? चाइल्ड, ठीक है। अब देखो ये आपने याद रख लिया, फादर, मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। फादर, एफ से आप क्या लोगे? फोर्स, ठीक है। एम, एम से आप क्या लोगे? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और सी से आप क्या लोगे? सी से होता है करंट, ठीक है ना। तो अगर आपको दिया हुआ है कोई चालक ये है, जिसमें धारा इस तरह से बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से वर्क कर रहा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र वर्क कर रहा है, तो फोर्स कहाँ होगा? आप आसानी से निकाल सकते हो। वहीं अगर देखा जाए तो चालक मान लीजिए ऐसा है, धारा ऐसी बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा वर्क कर रहा है, तो फोर्स कहाँ होगा? आप आसानी से निकाल सकते हो। बस ये याद रखना है, फादर, मदर एंड चाइल्ड। फादर को आप क्या मानोगे? फोर्स। मदर को आप क्या मानोगे? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और चाइल्ड को आप क्या मानोगे? करंट, ठीक है ना। ऐसे आपको याद रखना है। ये आपका थंब था, ठीक है ना, भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थंब। और ये आपकी थी फर्स्ट फिंगर, ठीक है ना। और ये वाली जो थी, ये थी आपकी करंट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है ये क्वेश्चन में। ओके, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, जो किस चीज के लिए उपयोग होता है? बल की दिशा निकालने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है विद्युत मोटर को? एसी से, मतलब अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा से, दिष्ट धारा से, या फिर आप दोनों से चला सकते हो, आपको ये बताना है। देखिए विद्युत मोटर होता है, आप इसे दोनों से चला सकते हो, ठीक है। प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों का उपयोग करके आप विद्युत मोटर को चला सकते हो। विद्युत मोटर करता क्या है? विद्युत मोटर करता है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे किस में बदल देता है? इसे बदल देता है मैकेनिकल, मतलब कि मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। विद्युत मोटर की क्रिया किस चीज पर आधारित होती है? आपसे ये पूछा गया है। आपका पहला ऑप्शन है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर। नहीं, आर्मेचर नहीं, इनमें से कोई नहीं। चुंबक एक अलग चीज होती है और चुंबकीय प्रभाव एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, मतलब चुंबकीय प्रभाव। बस यहाँ पर आपको ये देखना था कि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया गया है ऑप्शन में, यहाँ पर चुंबक लिख के दे दिया, तो जल्दबाजी नहीं करनी, आपको देखना है चुंबकीय प्रभाव एक अलग चीज है ना। अगला क्वेश्चन, डायनमो के द्वारा बदली जाती है, जनरेटर हमने पहले डिस्कस किया है। डायनमो के द्वारा द्वारा क्या चेंज किया जाता है? डायनमो के द्वारा चेंज किया जाता है क्या चीज को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। आपका आंसर कहाँ पर दिया हुआ है? डायनेमो को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन ए। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 22 का ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत मोटर के द्वारा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, विद्युत मोटर क्या बदलता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस चीज में? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। फिर से आ गया, विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं, पहला मैक्सवेल के दक्षिण हाथ, नहीं, मैक्सवेल फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ओम के नियम, ऑन्टेड के नियम। देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? परिमाण, दिशा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। हमने अभी देखा, फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये परिमाण है। और दिशा आप जानते हुए ही हो, अगर इस तरह से है चुंबक, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, तो दिशा भी होती है और परिमाण भी। ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है ना, ऑप्शन सी, 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के कैसा होता है? इसके लिए जरूर देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखो, आपको स्थिर विद्युत की पढ़ाया था, वहां पर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थी या नहीं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपने ये चीज पढ़ी है तो इसको पढ़ने के लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, बस इलेक्ट्रिक की जगह चुंबक आ जाते हैं, छोटी मोटी बस होती है। आप इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, फ्लक्स का क्या होता है। आपसे यहाँ पूछा गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाहक बल को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम रिप्रेजेंट करें -n × d∅/dt। अब देखिए n क्या होता है? n होती है चक्करों की संख्या। कुंडली है ना, तो कुंडली में कितने चक्कर हैं? तो कुंडली में चक्करों की संख्या होती है क्या? n। फाई क्या होता है? फाई होता है फ्लक्स, फ्लक्स। लेकिन यहाँ पर जो डी फाई है, डी फाई और डी टी दिया हुआ है, मतलब कि डी टी समय में, मतलब टी समय में फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ। मान लीजिए T2 माइनस T1 था, तो यहाँ पर φ2 माइनस φ1, इस तरह से ये चीज बता रही है, मतलब दिए गए समय में फ्लक्स में परिवर्तन, समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन, इसलिए हम लिखते हैं d∅/dt। ठीक है ना। और जो n है, n बता रहा है कि जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है, तो ईएमएफ चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन का ही विरोध कर रहा है। मतलब जो ये लेंज का नियम था कि ईएमएफ उसी चीज का विरोध करता है जिस वजह से वह स्वयं उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। और ईएमएफ किस वजह से उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय प्रभाव से। तो ईएमएफ चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, इसलिए ये माइनस लगा हुआ है। तो माइनस क्या दर्शाता है? विरोध को दर्शाता है। किसके विरोध को? ईएमएफ के विरोध को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल के विरोध को दर्शाता है। किसके विरोध में? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के विरोध में। तो आपसे ये पूछा गया है, जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल, ये लिखा हुआ है ई एम और एफ, विद्युत वाहक बल, और चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई के परिवर्तन की दर। फाई मतलब परिवर्तन की दर, अगर आपसे पूछ ली, फ्लक्स तो होता है फाई, लेकिन दर अगर आपसे पूछा है तो d∅/dt, इस पूरे की बात की जा रही है। तो देखिए किसके बराबर होगा? जो ईएमएफ को अगर हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल ई इज इक्वल टू -n d∅/dt। ठीक है। n जो है, n तो है कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट ही लेंगे, क्योंकि तो ई समानुपाती क्या हो जाएगा? d∅/dt। तो किसके समानुपाती है? फ्लक्स की दर के समानुपाती है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, अंदर पूछ रहा है, वो कहां पर? अंदर। मैंने अभी अभी इसको जस्ट बताया था, अगर इसे आप एन मानो और इसे एस मानो, तो अंदर कैसा होता है? साउथ से नॉर्थ, और बाहर कैसा होता है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया अंदर, मतलब कि साउथ से नॉर्थ, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, अंदर है इस वजह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, जल विद्युत संयंत्र मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि बहुत बहुत बड़े बड़े डैम बनते हैं, उन डैम के द्वारा हम विद्युत भी उत्पन्न करते हैं। तो जल विद्युत संयंत्र जो है उसमें कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पे मान लीजिए ये है डैम, ठीक है, ऐसा डैम बना हुआ है और ये सब यहाँ पे इसके पीछे बहुत सारा जल इकट्ठा है जो कि नीचे गिरा, टरबाइन में गया और टरबाइन के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ओके, क्या जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो वो पूछा ये जो पानी है, ये पानी की कौन सी ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। देखिए आप ध्यान दो कि पानी यहाँ पर संचित करके रखा जाता है डैम के पास, संचित है। अगर कोई चीज स्थिर अवस्था में है तो उसमें केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, मतलब ऑप्शन डी, कोई सौर ऊर्जा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, ना ही तापीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। हाँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है, जो एग्जामिनर होता है वो आपको दे सकता है काइनेटिक एनर्जी भी। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं लगाना है, स्थितिज ऊर्जा, जल की स्थितिज ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं जल विद्युत संयंत्र से बिजली बनाने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। विद्युत धारा की उपस्थिति बता रहा है, मतलब कि विद्युत धारा है या नहीं है, वो कौन बताया, क्या वोल्ट मीटर, नहीं, अमीटर बिल्कुल, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल बता सकता है। इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। देखो अगर मल्टीपल चॉइस दे तो आप गैल्वेनोमीटर भी लगा देना, लेकिन आपको अगर यहाँ पर केवल एक चॉइस चूज करनी है तो आप अमीटर ही लगाओगे, ठीक है ना, याद रखना है। देखो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों ही धारा नापते हैं, दोनों ही धारा नापते हैं, लेकिन अमीटर नापता है क्या, केवल परिमाण, धारा का परिमाण। और जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या मापता है, परिमाण को तो मापता ही है, साथ में धारा की दिशा भी बताता है, ठीक है ना, इतना अंतर है। तो अगर विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करनी हो तो अमीटर गैल्वेनोमीटर दोनों का उपयोग करते हो, लेकिन हम प्रिफर करेंगे हमेशा अमीटर को, ठीक है, हो गया। और श्रेणी क्रम में लगाते हैं हम अमीटर को, ये भी आपको याद रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। माइकल फेराडे कौन थे, माइकल फेराडे जिन्होंने चुंबकीय के नियम दिए हैं, कौन थे माइकल फेराडो, एक खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे या भूवैज्ञानिक। क्योंकि धारा के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इन्होंने जानकारी दी, ये थे भौतिक शास्त्री, कौन थे, ऑप्शन बी, भौतिक शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथों की लघुपथन, लघुपथन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन होती, हानि, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर बहुत सारी धारा आ गई तो बीच में हम एक चीज लगाते थे और यहाँ पर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जुड़े हुए रहते थे, उपकरण जुड़े हुए रहते, तो कौन बचाता था, इसे बोलते थे हम फ्यूज। ये जो चीज़ है ये होती थी फ्यूज, जो कि अगर ज़्यादा धारा आती थी तो ये गल जाती थी और गलने के कारण जो परिपथ का करंट है ना वो यहाँ नहीं पहुंच पाता था, जिससे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। समझ में आ रही है बात, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, ये तो आपको पता है यार, सजातीय ध्रुव मतलब नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ये है नॉर्थ साउथ और ये है साउथ नॉर्थ। इनके बीच में कैसा लगे, इनके बीच में रिपल लगता है, रिपल मतलब प्रतिकर्षण बल लगता है, सजाती है इसलिए, ओके। तो आपको ये याद रखना है, और अगर विपरीत होते तो आकर्षण बल लगता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों अब अच्छे से पढ़ना है, आपकी एग्जाम डेट पास में आ गई है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो कल मिलते हैं, थैंक यू।